जो हमने आइडेंटिफाई पहले किए थे उनसे हम परचेज़ कर रहे हैं। उसमें देखेंगे कि कितने क्विंटल जो है वो हमारे, तो इसका पूरा पूरा आंकड़ा 15 जून तक आ जाएगा। फिर हम कहा कि एक स्पेसिफिक हमारा अफसर जो है वो मार्केटिंग लिंकेजेस के साथ जुड़ा होना चाहिए, ताकि जो चीज़ हम मार्केट में फ्लोट करें वो एक्सेप्टेबल भी हो और लोग उसको लें भी। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और परफॉर्मेंस उनको हमने कहा कि बना के दीजिए, और जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसको भी इसके साथ टाई अप किया। सारी एजेंसियां काम करेंगी और फिर हम कंसोलिडेशन करेंगे। अब तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो बड़े हाइपोथेटिक हैं कि 2 लाख किसान जो है वो खेती बाड़ी करता है, नेचुरल फार्मिंग करता है। इतना किसान ही नहीं है जो खेती बाड़ी करता हो 2 लाख। तो हमने कहा कि अब 2 लाख में कितने लोग हैं जो नॉर्म्स को क्वालिफाई करते हैं, तो वो कहते हैं 5,000 जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। तो मैं कहा आप कैसे, फिर 2 लाख को कैसे आप कर रहे हो? अगर वो नॉर्म्स को क्वालिफाई नहीं करता तो फिर वो तो हमारे पोर्टल्स में आ नहीं सकता है कि वो नेचुरल खेती नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ दूसरा मैन्योरिंग वगैरह भी यूज़ करता है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक जब इस काम को चलाएंगे तो हम फिर आउटपुट भी देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आउटपुट बढ़ रही है या कम हो रही है। ऐसा ना हो कि हम नेचुरल खेती की बात करते रहे और कल को रोग को पूरा अनाज भी खाने को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी हैं। पहले ये कंपोनेंट जो था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था। इस बार भारत सरकार भी इस ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो 40 करोड़ के लगभग पैसा दे रही है। अभी तक हमारे 17 करोड़ ही है। इसको भी हम आगे ले जाएंगे। तो ये काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हुई है। और अब ये भी मुझे आदेश दिया गया कि आपने जो है वो टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना है। तो मैंने कह दिया कि हम इसकी पूरी क्वार्टर रिव्यू करेंगे। तो अब आपकी खरीफ की आ रही है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग कि कितने खरीफ में आना चाहिए। इसमें जो सवाल ये है, तो इसमें क्या बायर्स से भी आगे बात की जा रही है ऑनलाइन? देखिए हल्दी का भी हमने ये कहा कि हम हल्दी का बीज हम यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास 3-4 प्रकार वैरायटी की हल्दी है, पर जिसका जो है वो ज़्यादा जो उसमें होता है उसको ही हम प्रेफर करेंगे, जो 3 से 4-5% के बीच में होता है। तो कुछ बीज तो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया। हमने कहा कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके पास भी बीज होता है, उनका राइजोम लीजिए आप और उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगली बार जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लोग जो हैं उन वो बीज भी प्रोवाइड करेंगे। क्या जितना ये एमएसपी दिया जा रहा है क्या किसी और राज्य में भी है या हिमाचल पहला जो राज्य? है हमारा हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो इतनी बड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ऑर्गेनिक खेती में देता है। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आज किसान को 24 से 25,000 रुपया पर क्विंटल जो है वो गंदम, मैंने खुद अपनी गंदम 25,000 रुपया क्विंटल बेची है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जो देती है वो तो भी बहुत कम है, जबकि ऑर्गेनिक के लिए हम 60 रुपये यानी कि 60,000 रुपया 60 रुपये क्विंटल के हिसाब से 6,000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये डाटा जो है वो और बढ़े, लोगों का रुझान बढ़ेगा। और हमारा मतलब हमारा कमर्शियल सेक्टर नहीं है। हम वी वांट टू इंक्रीज को जो फार्मर्स की वित्तीय स्थिति है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ये काम है। अगर हम एट पार भी हो जाएंगे तब भी हमने कहा कि हमारी ये दिस इज सक्सेस। सर तो ऐसा डाटा भी डिस्कस हुआ कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना डिपार्टमेंट अभी इस बार आया जो हमारे पास पहले मेज़ आई उसकी लगभग सारी डिस्पोजल हमने कर दी है। कुछ हमने आटा बेचा है, कुछ हमने इंडस्ट्रीज़ को किया है, कुछ हमने फीड दी है। अभी जो हमने इसके ऊपर हल्दी के ऊपर जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने कहा कि मार्केट लिंकेजेस होनी चाहिए। जो कच्ची हल्दी होती है इसको कॉस्मेटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जा सकती है। जो हिमालयन की जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें ज़्यादा हल्दी का मिश्रण है, तो उनके साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि वो किस कॉस्ट के ऊपर हमारे से लेंगे। तो मार्केटिंग लिंकेजेस जो हैं वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए स्पेसिफिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और उसको हमने कहा कि आप मार्केट लिंकेजेस करिए कि हम कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को कितना दे सकते हैं, हम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को कितना दे सकते हैं, इस प्रकार की। वो डेडलाइन सेट की है उनके लिए कि वो आपको कब फीडबैक देंगे? देखिए हमने तो पहली बार इसको शुरू कर रहे हैं ना हल्दी को, क्योंकि अभी हमने राइजोम वगैरह ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं, कुछ बीज तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ हम बाहर की स्टेट्स को भी देख रहे हैं कि उसकी एग्रो क्लाइमेट कैसी है, सॉइल टेक्सचर कैसा है, मतलब किस प्रकार की सॉइल में उन्होंने की है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चीज़ नहीं खाती, ना भैंस रहती है, ना गाय खाती है, ना कोई वाइल्ड लाइफ खाती है, तो उसको मतलब थोड़ी सी इसमें कोई इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे किया जाता, हल्दी में कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती, तो ये जो वैसे ही ऑर्गेनिक है, इसमें कूड़ा करकट फेंक के, गोबर गाबर फेंक के हल्दी जो है वो ग्रो की। थोड़ा रेट्स बता दें आपकी किस किस तरह से तो रेट्स तो हमने बताया आपको 90 रुपये किलो खरीदेंगे हल्दी, 90 रुपये किलो, और गेहूँ जो है हम अभी 60 रुपये किलो खरीदेंगे, और अगला जो मेज़ हमारे आ रही है उसको भी हम 40 रुपये किलो। अच्छा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो हमारी रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमारे जैका के और सेवा के और पेरेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे और जो हमारी मंडियों के चेयरपर्सन्स थे, और इस तरह से हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एमडी सेक्रेटरीज वगैरह बुलाए थे, डायरेक्टर वगैरह, तो एक तो हमने सारे डिपार्टमेंट का रिव्यू किया है। एग्रीकल्चर में जो भी स्कीमें चल रही हैं उनको उनका जो है फीडबैक फील्ड में कैसा है, और कौन कौन सी स्कीम है जो 80-10 के बीच में चल रही हैं, जो भारत सरकार का पैसा होता है, और कौन सी स्टेट की स्कीम्स हैं जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर को पैसा देते हैं, उनका एक रिव्यू मीटिंग जो है वो हमने की है। और उस रिव्यू मीटिंग में जो खास करके जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ, उसको भी हमने रिव्यू किया है, और हमने एक परफॉर्मेंस बना के दी है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वहाँ के सोसाइटी हो, वो कोई ऑर्गेनिक खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, तो उसकी पहले रजिस्ट्रेशन होगी और वो पोर्टल्स के ऊपर आएगा, लैंड होल्डिंग कितनी होगी और उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, और क्या वो नेचुरल खेती की प्रैक्टिसेस को, उनके जो पैरामीटर्स उनको क्वालिफाई करता है। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि नेचुरल खेती की तरफ तो वही आदमी आएगा जो गाय भैंस रखता होगा, तो उसके साथ भी उसको अटैच किया गया है। और इस बार हमने जो प्रोक्योरमेंट की थी पीछे, मेज़ की प्रोक्योरमेंट हमने 30 रुपये किलो के हिसाब से की थी, जबकि मेज़ का जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस थी वो 900 रुपये और 1000 रुपया है मार्केट में प्रति क्विंटल, और हमने जो है वो 3000 रुपया प्रति क्विंटल लिए, 30 रुपये किलो। इस बार हम जो है वो किसानों से 60 रुपये किलो जो है वो गंदम ले गए, अभी फसल गंदम की निकली है, और जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है वो उसको परचेज़ करेगा, लोगों को पैसा देगा, और उसको आगे लेकर के हम उसकी प्रोसेसिंग कराएंगे, ऊपर ओवरहेड चार्जेस वगैरह तो हमें 100 रुपये किलो के हिसाब से जो पड़ेगी। हमने ये कहा कि जो चीज़ हम पैदा करते हैं उसकी मार्केटिंग लिंकेजेस भी होनी चाहिए। एग्री डिपार्टमेंट को ये ड्यूटी दी गई है कि आप फील्ड में कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं नेचुरल फार्मिंग के रूप में, उसको हम इसकी मार्केटिंग जो है उसकी जो है वो लिंकेज जो है वो मार्केट के साथ हो। जैसे मेज़ की लिंकेजेस थी वो कॉर्न फ्लेक्स वगैरह बनाने के लिए, और कॉर्न का जो है वो तेल भी निकलता है, कॉर्न की जो है वो ग्लूकोज भी बनता है,
कॉर्न के मल्टीफेरियस यूजेस हैं, तो उसके उन इंडस्ट्री के साथ हमारी लिंकेजेस हो, ताकि हम जो प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं वो कम से कम उनको हम बेचें। पिछली बार हमारे पास जो मक्की बची थी उसको हमने कुछ इस प्रकार के जो कॉर्न के वेस्ट इंडस्ट्रीज़ लगी उनको हमने दिया, और कुछ को हमने फीड में दिया। तो हमने कहा कि अगर मान लो कि हम उससे कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, लेकिन ऐट पार भी हो जाते हैं, तब भी हमारी सक्सेस स्टोरी है कि हमने ऑर्गेनिक खेती की तरफ से लोगों का रुझान बढ़ा है। अभी हम गंदम खरीद रहे हैं, गंदम की भी हम मार्केटिंग लिंकेजेस करेंगे, जिससे चोकर बनती है, उससे आटा भी बनेगा, मैदा भी बनेगा, और उसका एक ट्रेडमार्क होगा कि ये नेचुरल है और जो सारे नॉर्म्स को क्वालिफाई करेगा, तो उसको यूनिवर्सिटीज़ में टेस्टिंग वगैरह जो है उसकी होगी। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो लोग पोर्ट्स में जुड़े हैं, जैका में जुड़े हैं, सेवा में जुड़े हैं, एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, हमने सभी एजेंसियां जो हैं वो ब्लॉक लेवल के ऊपर परफॉर्मा बना है उसको वो भरेंगी, और उनको हमने 15 मई से लेके 15 जून तक स्पेसिफिक टाइम दिया। अभी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो इस प्रकार के बयानों से कंट्रोवर्सी होती है। हम तो हिंदुस्तान की जो हमारी सेनाएं हैं उनके ऊपर हमें शुरू से नाज है, क्योंकि हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 1971 की, 1962 की, और उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, और जबकि पाकिस्तान जो था वो फोर्सफुल था, और एक एजिटेशन उस वक्त मौजूदीन का चला, तो इंदिरा गांधी ने जो है वो मुक्ति बानी बनाई, और कम से कम 75,000 से 1 लाख तक का जो पाकिस्तान के सिपाही और जनरल थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, और सबसे बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन उसने इसका ज़्यादा प्रचार नहीं किया। उस वक्त पार्लियामेंट की स्पेशल बैठक हुई, और उस वक्त हमारे स्वर्गीय आदरणीय वाजपेयी ने कहा कि ये इंदिरा नहीं है, ये दुर्गा है। तो उस वक्त पाकिस्तान को काफ़ी कमज़ोर किया। 2 देश बन गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो क्योंकि जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, और इनका ज़्यादा पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और राष्ट्र हित में ज़्यादा पोलिटिसाइज करने से एक हमारी मिलिट्री की साख जो है वो भी गिर। साहब, आप कह रहे हैं कि पानी रोकने से क्या हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि खून और पानी जो है वो एक साथ जो है वो नहीं मिल सकता। चलो वो तो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपनी कुछ स्टेटमेंट दी, लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो जो हमारे इंडस वैली वाटर ट्रीटी हुई, उसमें 80 से 90% पानी जो था वो इंडस का, चनाब का पाकिस्तान को गया, और जो बाकी हमारी कैचमेंट एरियाज़ थे जिसमें ब्यास है, सतलुज है, रावी है, इसका पानी हिंदुस्तान को, और उसका डाउन स्ट्रीम पानी जो है वो पाकिस्तान को ही जाता है। और वो जब बरसात होगी तो हमारे पूरे डैम जो हैं वो लबालब हो जाते हैं, तो हमें अपने गेट्स खोलना पड़ते हैं। आप देखिए कि ब्यास में पिछली बार कितना पानी है, ब्यास सतलुज का पानी, तो ये पानी आगे जा कर के हरी के पत्तन में इकट्ठा हो जाता है और वो नहरों में चला जाता है, लेकिन नहरें भी उसको नहीं बरसात में समा सकती, वो भी पाकिस्तान में। चाहे झेलम का पानी है, चाहे इंडस का, बहुत सारा पाकिस्तान का। तो ये ठीक है कि टेम्परेरी तो हम किसी को कह सकते हैं, लेकिन कहीं, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ों से तो अच्छा होता है कि ओवर द टेबल बैठ कर के बातचीत होनी। और हमारी कांग्रेस पार्टी का भी मत ये है कि कोई भी झगड़े हैं उनको हम बैठ कर सुलह सुलह से टेबल की बैठ के
चंद्र कुमार जी सतपाल सती जी ने एक बयान दिया। बीच फंस गया है, मतलब कहाँ दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए वो बीच में कई ऑब्स्टेकल्स मीटिंग्स वगैरह होती रहती है। मुख्यमंत्री 2-3 बार गए हैं और अभी क्योंकि हमारे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के ड्यू हैं चुनाव इस साल, तो संगठन है जो उसकी जिम्मेवारी जिसको भी दी जाएगी, हम तो संगठन के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो आज भी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि जिसको भी आप बनाएंगे या जो भी हाईकमान जिसको भी बनाएगी, हम उसके साथ शाना बशाना काम करें। और मैं क्या संगठन की जिम्मेवारी जो है वो ऐसे की देनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो। जो हमारा पिछला संगठन रहा हमने उसी के ऊपर हमने चुनाव जीता है और कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुमत में है। सर क्या तो उनको डिस्कस हुआ है कि एक पद एक व्यक्ति लागू नहीं हो पाएगा? वैसे तो होना यही चाहिए कि एक पद और एक व्यक्ति जो है उसी का, क्योंकि ये ड्यूल सिस्टम ठीक नहीं होता। पहले भी ये बात हमेशा हाईकमांड में चली है कि एक पद नहीं रहना चाहिए। आपको पता है कि जब कुलदीप कुमार जी को प्रेसिडेंट बनाया था तो उसने कहा कि मैं मंत्रिमंडल भी मेरे पास रहना चाहिए, तो नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं मंत्रिमंडल रखना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना था। तो उस वक्त भी हुआ। तो इसका कोई नुकसान देख रहे हैं आप, क्योंकि अब पंचायती राज के चुनाव है, इस साल में तैयारी नहीं, अभी नुकसान तो नहीं कोई हुआ नहीं है, लेकिन मेरा मतलब कि जल्दी बना देना। एक आपका बयान को संबित पात्रा जी बहुत जोर जोर